अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद जी पर वेलकम करती हूँ। मेरे इस चैनल पे आपको इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है उसमें हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें पहले हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज, डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज, की फैक्टर्स ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज, लिंग्वा फ्रांका, व्हाई लिंग्वा फ्रांका इज यूजफुल, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज, हिस्टोरिकल रीजंस ऑफ लैंग्वेज बीइंग ग्लोबल, डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज की तरफ जाने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि ग्लोबल लैंग्वेज होती कौन सी है। अ लैंग्वेज दैट इज लर्न्ड एंड स्पोकन इंटरनेशनली एंड हैज ह्यूज नंबर ऑफ नेटिव एंड नॉन नेटिव स्पीकर इज नोन एज ग्लोबल लैंग्वेज। अब हम देखेंगे कि क्या वाकई इंग्लिश जो है उसके नेटिव और नॉन नेटिव ह्यूज नंबर ऑफ स्पीकर्स हैं जो उसे ग्लोबल लैंग्वेज बना रहे हैं। उसके अलावा 3 बेसिक रीजंस होती हैं एक लैंग्वेज के ग्लोबल होने की। हमारे जहन में यही सवाल आता है ना कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक लैंग्वेज को ग्लोबल लैंग्वेज बना देती है। उसके हैं 3 रीजंस, मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर, जो कि हम आगे देखेंगे क्या वाकई इंग्लिश इन सारे रीजंस पे पूरा उतर रही है तभी उसको हम लोग ग्लोबल लैंग्वेज मानते हैं या फिर नहीं। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हमारे पास डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज। डेविड क्रिस्टल ने जो ग्लोबल लैंग्वेज की डेफिनेशन की है उसके अकॉर्डिंग a language achieves a global status when it develops a special role that is recognized in every country. This might seem like stating the obvious, but it is not, for the notion of special role has many facets. अब हम देखेंगे कि क्या वाकई इंग्लिश जो है उसको हम हर कंट्री में रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसका हर कंट्री में स्पेशल रोल है या नहीं है, और क्या उसके ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो कि उसे दूसरे कंट्रीज़ में एक इम्पॉर्टेंट और स्पेशल रोल दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम इसको समझें तो एक और डेफिनेशन हमारे सामने आती है। अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्लोबल लैंग्वेज व्हेन इट अचीव्स द ऑफिशियल पोजीशन एंड एजुकेशन प्रेफरेंस इन एवरी नेशन। दूसरे बहुत से जब नेशंस में या कंट्रीज़ में जब कोई भी लैंग्वेज ऑफिशियल पोजीशन ले लेती है या फिर एजुकेशन प्रेफरेंस ले लेती है तो वो क्या बन जाती है, ग्लोबल लैंग्वेज। अब हम देखें आज के दौर में हमारे इंडिया में, हमारे पाकिस्तान में या हमारे एशियन कंट्रीज़ में, उसके अलावा और भी बहुत सारे नेशंस में एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको बहुत ज़्यादा लर्न किया जा रहा है, एजुकेशन प्रेफरेंस भी दी जा रही है और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। वाई लिंग्वा, व्हाट इज लिंग्वा फ्रांका। अब हमारे पास है कि लिंग्वा फ्रांका क्या होता है, क्योंकि आगे हम लोगों को से एक सवाल पूछा जाता है कि वाई इंग्लिश इज कॉल्ड लिंग्वा फ्रांका। तो उसकी तरफ जाने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि लिंग्वा फ्रांका क्या है। अ लैंग्वेज दैट इज अडॉप्टेड एज अ कॉमन लैंग्वेज बिटवीन स्पीकर्स हुज नेटिव लैंग्वेजेस आर डिफरेंट। कि लिंग्वा फ्रांका क्या है, वो लैंग्वेज जो कि कॉमन पीपल से अडॉप्ट की जाती है जिनकी मदर टंग कोई और होती है, बल्कि वो क्या एज अ फॉरेन लैंग्वेज या एज अ सेकंड लैंग्वेज उसे अडॉप्ट करते हैं या फिर उसे लर्न करते हैं। तो वो हो गया उसका लिंग्वा फ्रांका। हिस्टोरिकल डेफिनेशन इसकी है, अ मिक्सचर ऑफ इटालियन विद फ्रेंच, ग्रीक, अरेबिक एंड स्पेनिश फॉर्मरली यूज्ड इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। अब जी लिंग्वा फ्रांका की हमारे पास होगी डेफिनेशन कि लिंग्वा फ्रांका क्या है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि सेकंड लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट की जाती है उन लोगों के जरिए जो जिनकी मदर टंग क्या होती है, नेटिव लैंग्वेज कोई और होती है। वाई इंग्लिश इज लिंग्वा फ्रांका। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, या फिर इस टॉपिक में सबसे हमारी इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज में मेन टॉपिक ही यही है कि वाई इंग्लिश इज लिंग्वा फ्रांका। इंग्लिश हैज बिकम द वर्ल्ड्स लिंग्वा फ्रांका इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इज कॉमन द लैंग्वेज और मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट enables people to understand one another regardless of their cultural and ethnical backgrounds. It makes communication a lot easier and understanding one another has become efficient. अब हम देखेंगे कि इंग्लिश जो है, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस एजुकेशनल प्रेफरेंस भी बहुत ज़्यादा है दूसरे कंट्रीज़ में, और उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा लर्न किया जा रहा है, अडॉप्ट किया जा रहा है दूसरे नेशंस के थ्रू। नॉन नेटिव स्पीकर इसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, इसी वजह से इंग्लिश को हम क्या कहते हैं, लिंग्वा फ्रांका कहते हैं। वाई लिंग्वा फ्रांका इज यूजफुल। लिंग्वा फ्रांका आर इम्पॉर्टेंट टू human culture because they allow groups that otherwise could not communicate with each other the ability to interact, often for mutual benefit. This benefit can be economic, cultural, political और अ कॉम्बिनेशन। अब हम देखेंगे कि लिंग्वा फ्रांका क्यों इंपॉर्टेंट है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि जब इंटरनेशनली या फिर हम फॉरेन कंट्रीज़ में किसी के भी साथ, चाहे वो कल्चरल सब ग्रुप्स हों, चाहे वो नेशंस का रिलेशन आ जाए, तो क्या होता है उसमें कम्युनिकेट करने के लिए, अपना मैसेज कन्वे करने के लिए हम लोगों को किसी एक सिंगल लैंग्वेज की ज़रूरत है जो दोनों कंट्रीज़ में अडॉप्ट की जा रही हो। तो वो सिंगल लैंग्वेज कौन सी है, वो इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसे नॉन नेटिव स्पीकर्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं और नेटिव स्पीकर्स की तो वो है ही लैंग्वेज। In the short period between 1880 to 1907, no less than 53 universal artificial languages were developed. वो भी इसी पर्पस के लिए कि कम्युनिकेट करने के लिए, अपना मैसेज कन्वे करने के लिए और दूसरे सब ग्रुप के साथ मर्ज होने के लिए
53 जो है यूनिवर्सल आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस जो है वो डेवलप हुई थी, उनमें इंग्लिश जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ग्लोबल लैंग्वेज, अब हमारे पास आ जाता है कि एक लैंग्वेज को ग्लोबल होने के लिए यानी कि वर्ल्ड लैंग्वेज बनने के लिए इट शुड हैव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ विच आर ह्यूज नंबर ऑफ स्पीकर्स। नंबर 1 है हमारे पास उस लैंग्वेज के ह्यूज नंबर ऑफ स्पीकर्स होने चाहिए, सब्सटेंशियल फ्रैक्शन ऑफ नॉन नेटिव स्पीकर्स होने चाहिए, यानी कि अबंडेंट नंबर ऑफ स्पीकर्स नॉन नेटिव स्पीकर्स होने चाहिए। ये तो होगी उसकी दूसरी प्रॉपर्टी। ऑफिशियल स्टेटस इन सेवरल कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में उसका ऑफिशियल स्टेटस होना चाहिए। अब हम देखें कि एशियन कंट्रीज में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, एजुकेशन प्रेफरेंस दी जा चुकी है, और इसमें क्या है हमारे पास ऑफिशियल स्टेटस ले लिया है इंग्लिश ने। इंडिया और पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा ले लिया है। लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, अच्छा लिंग्विस्टिक कम्युनिटी नॉट डिफाइंड स्ट्रिक्टली अलोंग एथनिक लाइंस। नंबर 5 है हमारे पास वन और मोर स्टैंडर्ड रजिस्टर्स विच आर वाइडली टॉट एज अ फॉरेन लैंग्वेज, जो कि हम लोग देख सकते हैं अपनी लैंग्वेजेस में हम भी अडॉप्ट कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को और लर्न भी कर रहे हैं। उसके अलावा डे बाय डे बहुत सारे जो स्पीकर्स हैं वो भी इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं। उसकी ये तो हो गया हमारे पास एसोसिएशन विद लिंग्विस्टिक। छठे नंबर पे हमारे पास एसोसिएशन विद लिंग्विस्टिक प्रेस्टीज, कि इंग्लिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इस वजह से भी लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। नंबर 7 है यूज़ इन इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन। हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनली इस लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बिजनेस में तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉमन लैंग्वेज है जिसके थ्रू डिफरेंट कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ बिजनेस रिलेशन में अपना जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। आगे हमारे पास 8 नंबर पे यूज इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूज इन द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड फोरम्स। हम लोगों को पता है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारी कंट्रीज में इसकी एजुकेशनल प्रेफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है जी यूज इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर की बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि मोस्टली जो बहुत ही ज़्यादा मोस्टली नहीं मैक्सिमम जो लिटरेचर है हमारे पास वो इंग्लिश में ही है। उसके अलावा परसेप्शंस ऑफ लिंग्विस्टिक सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों के पास एक पॉइंट है हमारे इस ग्लोबल लैंग्वेज का, कि जो लिंग्विस्टिक है सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी वो किस वजह से आई है हमारे पास। अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास पहले नंबर पे आ जाता है कि किसी भी लैंग्वेज को सुपीरियर या इन्फीरियर किस वजह से माना जाता है, उसकी पावर, क्लास और सोशल स्टेटस की वजह से माना जाता है। हम लोगों ने देखा कि किसी भी लैंग्वेज के ग्लोबल होने की जो 3 बेसिक रीजन हैं, उसमें पहले नंबर पर है मिलिट्री पावर, इकोनॉमिकल पावर, और उसके अलावा जी है उसकी एजुकेशनल जो प्रेफरेंस है। ये 3 चीज़ें आ गई हैं जिसमें हम लोगों ने उसकी पॉलिटिकल पावर है, मिलिट्री पावर है और इकोनॉमिक पावर। अच्छा, अब यानी कि जो पावर है उस क्लास की या उसका सोशल स्टेटस की वजह से किसी भी लैंग्वेज को सुपीरियर या फिर इन्फीरियर माना जाता है। अब जी अगर हम देखें कि हिस्टोरिकल सपोज दैट अगर इस पॉइंट को हम समझें कि किस तरह से पावर, क्लास और सोशल स्टेटस जो है वो एक लैंग्वेज को सुपीरियर या फिर इन्फीरियर बनाते हैं, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो हिस्टोरिकली जो हमारे पास यानी कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें कुछ ऐसी लैंग्वेजेस थी जिनका यानी कि पहले भी और अब भी है बहुत सारी लैंग्वेजेस का स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड था, जिसमें हमारे पास आ जाती है लैटिन आ जाती है, ग्रीक आ जाती है, संस्कृत आ जाती है, अरबिक आ जाती है, पर्शियन आ जाती है और चाइनीज़ आ जाती है। इसमें पर्शियन, चाइनीज़ और अरबिक आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन संस्कृत जो है उसकी जो पावर है उसको इन्फीरियर समझा जाता है, क्योंकि उसकी पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अब लो हो गई है, उसका सोशल स्टेटस भी इतना ज़्यादा नहीं है। एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज ड्यूरिंग द एज ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड देन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें कि किसी भी लैंग्वेज के जब सुपीरियरिटी या फिर इन्फीरियरिटी की बात की जाती है तो मिडिल ईस्ट में यानी कि 2000 ईयर्स बैक जब मिलिट्री कमांड थी अलेक्जेंडर द ग्रेट की, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारी पॉलिसीज जो है वो बनाई गई थी, जिसमें लैटिन जो है लैंग्वेज वो पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गई थी, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था आके यहाँ पे उस वजह उन्होंने जब इसको कंकॉर्ड कर लिया था तो अरबिक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली थी। यानी कि उस टाइम पे मिडिल ईस्ट में स्प्रेड ऑफ इस्लाम की वजह से अरबिक जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर थी। अब यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, इंग्लिश जो है वो इंग्लिश का जो राइज है वो हमारे पास कब से होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी या फिर कॉलोनाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर हुई थी, उस टाइम पे इकोनॉमिकल प्रोडक्टिविटी है या फिर प्रॉस्पेरिटी है वो यूएससी की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके अलावा जी जो इकोनॉमिकल प्रोडक्टिविटी है वो ब्रिटिश एम्पायर की यानी कि यूएसए की किस टाइम पर बढ़ी है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, और तब से ही इंग्लिश का जो है राइज स्टार्ट हुआ है और आज हम देखते हैं कि इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। अच्छा जी, यानी कि एक जोकिंगली इंग्लिश को कहा जाता है कि इंग्लिश जो है थीफ ऑफ 350 अदर लैंग्वेजेस है, यानी कि ये थीफ है, इसने क्या किए हैं 350 दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उनसे वर्ड्स बोरो किए हैं, और इस वजह से क्या हुआ है कि ये एक न्यू लैंग्वेज जो है वो बन गई है। इसे यानी कि जोकिंगली क्या कहा जाता है कि थीफ ऑफ अदर लैंग्वेजेस, क्योंकि इसमें मिक्सचर है बहुत सारी लैंग्वेजेस का। अब जो है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस, किसी भी लैंग्वेज के ग्लोबल होने के हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस, अब हम देखेंगे इंग्लिश क्यों है ग्लोबल लैंग्वेज, उसके हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस क्या हैं। पहले नंबर पे है वार एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा जी, अब जो है इसमें
वार का जो हमारे पास जहन में आता है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर है। अच्छा, अब इसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है उसने यूएस की इकोनॉमी बूस्ट की थी। किसने? सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने यूएसए की इकोनॉमी जो है वो बूस्ट की थी। और अमेरिकन जो थे वो क्या थे, वो वार के लिए सप्लायर्स थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस जो है वो रिचेस्ट नेशन ऑन अर्थ बन गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस क्या बन गया था? एक रिचेस्ट नेशन बन गया था। अब हम लोगों ने देखा है कि किसी भी लैंग्वेज के ग्लोबल होने के लिए जो बेसिक रीजन है इसकी इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए। अब इकोनॉमी तो इसकी बूस्टअप हो गई, यानी कि वार ने क्या कर दिया है, यूएस को बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट बना दिया है। तो उसके रिच होने की वजह से क्या हो गया है, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा राइज मिला है। अच्छा, अब जी इसने क्या कर लिया है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, यानी कि जब यूनाइटेड नेशंस बनी थी, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तब इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। फ्रेंच, रशियन, अरबिक, स्पेनिश और चाइनीज़ के साथ साथ एक ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती थी। ठीक, अब जी है हमारे पास सेकेंडली जो सेकंड रीज़न है उसमें है माइग्रेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अब हम देखते हैं कि किसी भी, अभी हम लोगों ने जिक्र किया है क्या, एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए डिफरेंट नेशंस की एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो इंग्लिश जो है वो उसने क्या कर, इंग्लिश जो है वो किस तरह से वजूद में आई थी? पहले तो हम लोगों ने देखा है कि वार ने उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर दी है, तो इंग्लिश का राइज स्टार्ट हो गया है। जब माइग्रेशन स्टार्ट हुई थी, किन लोगों की माइग्रेशन थी, यानी कि जो कॉलोनियल इरा है यूएस का 19th सेंचुरी में, बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो है वो क्या हुए थे, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में आ गए थे। जो बहुत से इमिग्रेंट्स थे जिसमें बहुत ज़्यादा स्लेव्स भी थे, तो वो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से बिलोंग करते थे। लेकिन अब यहाँ पे जब वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में आ गए थे तो उनके साथ असिमिलेट होने के लिए उन लोगों को क्या करना पड़ा था, इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट करना पड़ा था। और ह्यूज नंबर ऑफ स्पीकर्स जो थे उन लोगों ने क्या किया था, वो आ गए थे इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ और उन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था इंग्लिश लैंग्वेज को। अब हमारे पास ब्लैक प्लेग एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, प्लेग क्या है इसमें, अभी हम लोगों ने बात की है कि जो माइग्रेशन हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा क्या थे, स्लेव्स थे। अब जो ब्लैक पीपल हैं वो लोग जब आके एज अ लेबरर, जब वो लोग आके इंग्लैंड में यहाँ पे एज इमिग्रेंट आए थे, यानी कि उन लोगों ने माइग्रेशन की थी इंग्लैंड में, तब बहुत ही ज़्यादा, यानी कि कहा जाता है कि कितने थे, ऑलमोस्ट 65,000, यानी कि 15,000 टू 65,000 जो है, इतने सारे लोग जो थे ब्लैक पीपल थे वो लोग इंग्लैंड में आके रहने लग गए थे एज अ लेबरर। तो उन लोगों को भी यानी कम्युनिकेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए और उसके अलावा असिमिलेट होने के लिए क्या करना पड़ा था, इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट करना पड़ा था। ऑलमोस्ट जो है उस टाइम पे 8% जो इंग्लिश की पॉपुलेशन थी वो इन ब्लैक पीपल की, यानी कि जो माइग्रेटेड इमिग्रेंट्स थे उन लोगों की ही थी, ब्लैक पीपल की ही जो पॉपुलेशन थी 8% थी टोटल इंग्लैंड में। कॉलोनाइजेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अब जी है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज और कॉलोनाइजेशन। इंग्लैंड जो है उसने कॉलोनाइज किया था नॉर्थ अमेरिका को, इंग्लिश ने किसको, उसके अलावा जी इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसको भी। अब हमारे पास हम लोग देखते हैं कि एशिया में सब कॉन्टिनेंट में जो इंग्लिश है वो किस वजह से आई थी, जब जो इंग्लैंड है उसने कॉलोनाइज किया था इंडिया को, यानी कि सब कॉन्टिनेंट को, और उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका को। तो उस टाइम उसी वजह से ही इंग्लिश जो है इन एशियन कंट्रीज़ में सब कॉन्टिनेंट में भी आई थी और नॉर्थ अमेरिका में भी आई थी। ठीक हो गया, यानी कि बहुत सारे जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, उन लोगों के काम करने के लिए और दूसरों उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए लोगों ने क्या कर दिया था, इंग्लिश को लर्न करना स्टार्ट कर दिया था। अब इन सब कॉन्टिनेंट से वो जो इंग्लिश थे वो लोग तो चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद अपनी वो लैंग्वेज हम लोगों को दे गए हैं और आज उस लैंग्वेज ने हम लोग के कंट्रीज़ में एजुकेशनल प्रेफरेंस और सोशल स्टेटस जो है, एक स्ट्रॉन्ग सोशल स्टेटस अपना डेवलप कर लिया है। उसके बाद है जी लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज। 17th सेंचुरी में जो शेक्सपियर का वर्क था, शेक्सपियर का वर्क किस सेंचुरी में आ जाता है, 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में जो शेक्सपियर का वर्क था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया था। इस वजह से उसकी जो राइटिंग थी, उसकी राइटिंग किस में थी, इंग्लिश में थी। उसने जो न्यू फ्रेजेस थे वो इंट्रोड्यूस करवाए थे इंग्लिश के अंदर, और उसके अलावा अर्ली मॉडर्न इंग्लिश को उसने डेवलप किया था, जिसकी वजह से लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा, यानी कि राइज मिला था और बहुत ही ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस मिली थी। साइंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज, जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि लिटरेचर की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज बूस्टअप हुई है, बिल्कुल उसी तरह से साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से भी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट, यानी कि राइज मिला है। अब हम लोग देखते हैं वो किस वजह से, कि साइंस के अंदर जितने भी रेवोल्यूशंस हैं वो सारे के सारे इंग्लैंड में, या फिर जो इंग्लिश सेटलर्स हैं, यानी कि जो भी कॉलोनाइजर्स थे, कॉलोनाइज्ड थे, या फिर कॉलोनाइजर्स हैं जितने भी, या फिर जो यूनाइटेड नेशंस हैं, वहाँ पे जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ है उन जगहों पे हुआ है। और वहाँ पे हम लोगों को पता है कि मोस्टली जो पीपल है वो क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग है। और अगर जो इमिग्रेंट्स वहाँ पे हैं भी सही, तो वो भी क्या कर रहे हैं, उन लोगों के साथ मर्ज होने के लिए, असिमिलेट होने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं। तो जो चाहे वो कॉलोनाइजर हो चाहे वो कॉलोनाइज्ड हो, तो वहाँ पे अगर जो साइंटिफिक स्टडी हो रही है तो उसको, यानी कि किस चीज़ में किया जा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर किया जा रहा है। इंडस्ट्री एंड इंग्लिश लैंग्वेज।
अच्छा जी, साइंस में अगर हम देखें कि जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है उसमें जो हमारे पास साइंटिस्ट आ जाते हैं उसमें कौन कौन से नाम है, उसमें आ जाता है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट बॉयल, फ्रांसिस बेकन एंड इसाक न्यूटन। पब्लिश रिसर्च इन इंग्लिश, इन सब लोगों की जो इंग्लिश थी, जो रिसर्च थी या फिर जो इनकी रेवोल्यूशंस थी, जो भी इन लोगों की डिस्कवरीज थी, वो सारी की सारी किसमें पब्लिश हुई थी? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पब्लिश हुई थी, जिसकी वजह से इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। इंडस्ट्री एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन द 18th सेंचुरी, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज हैपनिंग इन ब्रिटेन। अभी हम लोगों ने देखा है कि वार की वजह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है इंग्लिश लैंग्वेज को, और उसके अलावा यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है 18th सेंचुरी के अंदर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से भी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप किया गया था। क्यों? उसमें अगर हम देखें कि जो मशीन मैनुअल्स थे वो किस में लिखे गए थे? इंग्लिश में लिखे गए थे। जो वर्कर्स थे वो भी यानी कि वो लोग जब माइग्रेट करते थे तो क्या करते थे? ज़्यादा अपना पैसा बनाने के लिए, मेक मनी, दे ऑल्सो स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से भी, इंडस्ट्री की वजह से भी किसको? इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है और उसको राइज मिला है। द इंटरनेट एंड इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि हम इंडस्ट्री एंड इंग्लिश लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसने क्या किया है? इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोडक्शन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया था। अब है द इंटरनेट एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अब जो इंटरनेट है, जब हमारे पास जो इंटरनेट के ओनर हैं, यानी कि अगर हम ये कहें कि जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये जानते हैं कि जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है वो यानी कि यूएस के अंदर ही सबसे पहले 1945 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में यूएस में ही उसे बनाया गया था। उसके अलावा यानी कि जो यूएस की सिलिकॉन वैली है वो भी यानी कि टेक कंपनीज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों को पता होगा कि जो टेक का जितने भी सारी कंपनीज हैं वो सबसे बड़ी कंपनीज जो है वो यूएस के अंदर है, उसकी सिलिकॉन वैली में। अच्छा जी, इंग्लिश जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बुक्स की बहुत ही ज़्यादा, उस टाइम पे जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश ही थी ना, बुक्स की या फिर जितने भी जर्नल्स जो पब्लिश होते थे या फिर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी टेक्स्ट बुक होती थी तो वो कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश होती थी? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अच्छा जी, बहुत सारे जो लोग हैं उनका कहना है कि जो इंटरनेट का राइज है उसने भी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अच्छा जी, जो अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं उन लोगों को कहा जाता है कि वो हार्ट ऑफ इंटरनेट है, यानी कि बॉब कान जो है वो हार्ट ऑफ इंटरनेट है, और वो अमेरिका के बहुत ही बड़े इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जिनकी वजह से क्या हुआ? इंटरनेट को प्रमोट मिला, यानी कि वो इंटरनेट के हार्ट है। तो इंटरनेट को प्रमोट जब अमेरिकन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर रहा है तो यानी कि हम कह सकते हैं कि दूसरे लफ्ज़ों में वो क्या कर रहा है? अपनी लैंग्वेज को ही प्रमोट कर रहा है कि उसकी जितनी भी टेक्स्ट बुक होंगी, उसकी जितनी भी रिसर्च वर्क होगा, उसकी जितनी भी डिस्कवरीज होंगी वो किस में पब्लिश हुई होंगी? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। यानी कि इंटरनेट ने भी क्या किया है? इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया है और एक मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप किया है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज। अब ये तो हम लोगों ने देखे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इंग्लिश लैंग्वेज का ग्लोबल लैंग्वेज होने की वजह से। अब हम देखते हैं कि ग्लोबल लैंग्वेज के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि हर चीज़ फ़ायदे में नहीं होती, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी तो होते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि लिंग्विस्टिक पावर। एक ग्लोबल लैंग्वेज जो है वो उससे क्या होता है कि जितने भी यानी कि एलिट क्लास से, हम क्या कहते हैं कि एलिट क्लास से बिलोंग करती है इंग्लिश, और उसके अलावा इसका एडवांटेज जो है वो भी एलिट क्लास को बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो है वो नेटिव लैंग्वेज प्रमोट हो रही है। लेकिन जो दूसरे हैं, जो सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स हैं, यानी कि जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, उनकी अपनी जो मदर टंग है वो जो है उसमें गैप आ जाता है, यानी कि लोगों के दरमियान अब गैप आ जाता है। वो किस वजह से कि एलीट क्लास और लोअर क्लास का ये जो गैप बन जाता है, क्योंकि जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो तो सुपीरियर माने जाते हैं और जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं उनको क्या किया जाता है? वो इन्फीरियर माने जाते हैं। यानी कि क्या आ गया यहाँ पे? लिंग्विस्टिक पावर का ये जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाता है। लिंग्विस्टिक डिवाइस क्या है हमारे पास? अब यानी कि जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा है कि संस्कृत जो है उसकी आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल ही लॉस्ट हो गई थी। जब इंग्लिश कोई एक ही लैंग्वेज को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं तो छोटी छोटी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं। लिंग्विस्टिक बैंक्रप्सी। अब हम देखते हैं कि जो एक लैंग्वेज जब हम हर यानी कि फील्ड में उसको चूज़ कर लें, हम उसको इंडस्ट्री में चूज़ कर लें, हम उसको लिटरेचर में एक ही लैंग्वेज को चूज़ कर लें, इंटरनेट में एक ही लैंग्वेज को चूज़ कर लें, और उसके अलावा उसकी मिलिट्री पावर और इकोनॉमिकल पावर और हर चीज़ इतनी ज़्यादा हो, एक ही लैंग्वेज को जब इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड चूज़ कर लिया जाए तो जो दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं ना वो बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह जाती हैं, यानी कि वो पुअर फील करती हैं दूसरी लैंग्वेजेस जो है। अब है जी थ्रेट ऑफ सोशल क्लैश। द यूज़ ऑफ वन सिंगल लैंग्वेज इन कम्युनिटी इज़ नो गारंटी ऑफ सोशल हार्मनी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी दिस हैज़ बीन प्रूवन सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द हिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन सिविल वॉर, स्पेनिश सिविल वॉर एंड फॉर्मर यूगोस्लाविया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो
सोशल क्लैश है, ये क्या आ जाता है हमारे पास। अब हम लोगों ने पीछे अभी डिस्कस किया है कि लिंग्विस्टिक डिमाइस में या फिर ये जो लिंग्विस्टिक पावर में कि जब एक ही लैंग्वेज को, सिंगल लैंग्वेज को, कॉमन लैंग्वेज को अडॉप्ट किया जाता है वर्ल्ड वाइड, तो दूसरी लैंग्वेजेस पर यानी कि जो छोटी लैंग्वेजेस होती हैं उनके ऊपर उनके बड़े नेगेटिव जो है इम्पैक्ट पड़ते हैं। अब जी ये जो सोशल क्लैश आ गया है वो भी इसी वजह से, सिविल वार यानी कि इसका रिजल्ट बनी है, स्पेनिश वॉर, सिविल वार, वो भी इसका रिजल्ट बनी है, वो भी इनके किस वजह से, लिंग्विस्टिक पावर की वजह से ही बनी है। क्योंकि एक ही लैंग्वेज को जब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है तो जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं उन लोगों को लगता है कि उनकी अपनी जो लैंग्वेज है उसकी आइडेंटिटी जो है बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी है। द थ्रेट ऑफ लूजिंग आइडेंटिटी, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू रिमेंबर देयर रूट्स एंड लैंग्वेज इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। हम लोगों को पता है कि इंग्लिश के हैं जो नेटिव और नॉन नेटिव स्पीकर्स बहुत ही ज़्यादा हैं, यानी कि नॉन नेटिव स्पीकर्स भी ऑलमोस्ट बिलियंस से भी ज़्यादा होंगे। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी जो रूट्स हैं, अपनी जो मदर टंग है, उनकी नेटिव टंग, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। जब वो लोग जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं किसी एक लैंग्वेज को, जब एजुकेशनल प्रेफरेंस किसी कंट्री में दूसरी लैंग्वेज को, सेकंड लैंग्वेज को, फॉरेन लैंग्वेज को दे दी जाती है तो उनकी जो अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसकी आइडेंटिटी के लॉस्ट हो जाने का खतरा हो जाता है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए कि अपनी लैंग्वेज को भी प्रमोट करना चाहिए और जो आज एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है उसको भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। यानी कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक मॉडरेट लेवल पे दोनों लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अच्छा जी, अब हमारे पास हम देखेंगे कि करंट ग्लोबल लैंग्वेज कौन सी है। ऑब्वियसली हमारे पास इंग्लिश ही हमारे पास करंट ग्लोबल लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इसके 300 to 450 मिलियन जो है वो नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं। उसके अलावा जी इसमें है 20 to 30 कंट्रीज में हाइब्रिड इंग्लिशेस बोली जाती हैं। सपोज दैट ये चिंग्लिश है या फिर ये जो मलेशियन और इंग्लिश दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, जो इनकी हाइब्रिड इंग्लिशेस बन जाती हैं, जिनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस जब मर्ज हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, उस वजह से हाइब्रिड इंग्लिश तब क्या होती है, डेवलप होती है। 20 to 30 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हाइब्रिड इंग्लिश बोली जाती है, यानी कि इंग्लिश में दूसरी लैंग्वेज जिसके वर्ड जो है वो मर्ज होते जा रहे हैं और इंग्लिश जो है उसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती जा रही है और वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करती जा रही है। USA इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। अभी हम लोगों ने देखा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो USA की इकॉनमी थी, US की इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, तो लोगों ने क्या किया है, टू मेक मनी दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू US। अब जी US में उन लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तब जब अगर उन्होंने माइग्रेट करना स्टार्ट भी कर दिया था तो उन लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए तो उनकी लैंग्वेज सीखनी ही सीखनी थी। तो जब उन्होंने इंग्लिश को अडॉप्ट किया, इंग्लिश को लर्न किया, तो आज जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री बन चुका है US। अच्छा, इसके अलावा जी इंग्लिश लैंग्वेज की एटलीस्ट 75 कंट्रीज़ में इसको ऑफिशियल स्टेटस दिया जाता है। अच्छा, अब ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है 380 मिलियन पीपल की मदर टंग है। उसके अलावा 150 मिलियन पीपल जो हैं वो फॉरेन लैंग्वेज, एज अ फॉरेन लैंग्वेज इसको फ्लुएंटली इंग्लिश को बोल रहे हैं आज भी। यानी कि जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं उनमें 150 मिलियन पीपल जो हैं वो एज अ फॉरेन लैंग्वेज इस लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जी अगर हम अपने इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो हम लोगों को ये सामने आता है कि इंग्लिश जो है आज वाकई एक ग्लोबल लैंग्वेज है। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इंग्लिश जो है उसको ईजियर लैंग्वेज माना जाता है लर्निंग के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर इसको लर्निंग की बात आ जाती है ना तो इंग्लिश जो है एक बहुत ही ज़्यादा ईजियर लैंग्वेज मानी जाती है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा टॉपिक, लेकिन मेरे ओपिनियन में जो इंग्लिश है इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड सुपीरियर टू अदर लैंग्वेजेस। इन फैक्ट एवरी सिंगल लैंग्वेज हैज़ इट्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेज ऑफ एक्सप्रेशन। इंग्लिश हैज सिंपली डेवलप्ड टू बी एन ईजी वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस नेशंस। अच्छा, ये तो हम लोगों ने देखा कि आज इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि दूसरी लैंग्वेजेस जो हैं वो भी इन्फीरियर नहीं है। भले ही आज इंग्लिश सुपीरियर है लेकिन उनको भी हम लोगों को इन्फीरियर नहीं मानना चाहिए। एक न्यूट्रल वे में, एक मॉडरेट वे में हम लोगों को सारी लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, अपनी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। स्पेशली जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं या फिर जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने क्या किया है, ऑफिशियल स्टेटस दे दिया है, एकेडमिक प्रेफरेंस दे दिया है इंग्लिश लैंग्वेज को, उन लोगों को अपनी लैंग्वेज को भी प्रमोट करना चाहिए, अपनी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। क्यों? कि ये तो ऑब्वियस बात है कि हम लोगों को आज इस मॉडर्न विलेज में, ग्लोबल विलेज में हम लोगों को अगर रहना भी है तो हम लोगों को ग्लोबल लैंग्वेज तो अडॉप्ट करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में, हर फील्ड में, इंडस्ट्री में, साइंटिफिक स्टडीज़ में या फिर टेक्नोलॉजिकल स्टडीज़ में, इंटरनेट में, हर एक में आज इंग्लिश लैंग्वेज जब यूज़ की जा रही है तो उसको भी लर्न करना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, हम लोगों को अपनी जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं, मदर टंग है, उसको भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। आज का जो